कैसे आप सब लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मुफ्त शिक्षा पर, जो कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि आपको किसी भी कारणवश आपकी शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए, हम जो आपकी 11th क्लास की स्टैटिस्टिक का जो एक यूनिट स्टार्ट किया था हमने, कलेक्शन ऑफ डाटा, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और उसके आज कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसकी प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपका जनवरी मंथ ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है, हाफ से भी ज़्यादा हो गया है। तो 11th क्लास के एग्ज़ाम भी बोर्ड एग्ज़ाम के साथ ही स्टार्ट होंगे, तो हम 11th क्लास के सिलेबस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे। तो चलिए, बिना टाइम ज़ाया करिए हम स्टार्ट करते हैं आपका जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह गए थे कलेक्शन ऑफ डाटा में से, जिसमें से आज हमें पढ़ना है सैम्पलिंग मेथड। पढ़ेंगे आज हम कि सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं। देखो, सैम्पलिंग मेथड जो है, हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है आपका रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में आप पहले भी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ रैंडम सैम्पलिंग में आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, या आप उसको बोल सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर आपके तीन पार्ट हैं। पहला है जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा कोटा सैम्पलिंग और लास्ट आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे कि नाम से ही काफ़ी आपको पता लग रहा है इनके बारे में, तो हम समझते हैं इसको आगे। ठीक है, देखिए, आपने रैंडम सैम्पलिंग पढ़ लिया था, इसलिए हम सीधे पढ़ेंगे आपका क्या, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड जो है आपका, रैंडम सैम्पलिंग मेथड आपका लास्ट वीडियो में कवर करा दिया गया है। अब आप देखिए आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है एक्चुअल में, पहले समझो। रैंडम मतलब होता है ना, आप बिना किसी क्लू के, मतलब ऐसे ही कहते हैं ना कि आंख बंद करके किसी को सेलेक्ट कर लेना, रैंडम सैम्पलिंग हो गई। अब नॉन रैंडम यानी उसका अपोजिट, इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ करोगे, कुछ लॉजिक यूज़ करोगे, करेक्टरिस्टिक देखोगे, कुछ ना कुछ मतलब टर्म लगाओगे, जो कि एक तरीके से क्या होगा, रैंडम का अपोजिट। ठीक है, देखो, ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्योंकि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हम आंख बंद करके, अगर किसी ऐसे आंख बंद कर और किसी को भी उठा लिया एक को, तो उसका मतलब हम आंख बंद करके अगर किसी को चुन रहे हैं तो जितने भी बंदे हैं उनमें से हर किसी के सेलेक्ट होने के जो चांस है वो इक्वल हैं। लेकिन नॉन रैंडम में क्या होगा कि हम अगर बाइस्ड कर रहे हैं, हम यानी कि आंख बंद करके नहीं, कुछ टर्म लगा रहे हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक लगा रहे हैं, इसका मतलब हम बाइस्ड कर रहे हैं उनके उन टर्म एलिमेंट्स के साथ जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा, सबको इक्वल चांस नहीं मिलेगा। एज सैम्पलिंग यूनिट इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट कन्वीनियंस ऑफ द इन्वेस्टिगेट। बोला नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, या तो इन्वेस्टिगेटर कैसे जज कर रहा है उस पर डिपेंड होता है, या फिर वो उसकी कन्वीनियंस पे डिपेंड होता है कि वो कैसे उनको सेलेक्ट करना चाहता है। अब देखो, जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होती है, नाम से पता लग रहा है कि जजमेंट होगा किसी चीज़, उन पॉपुलेशन के अंदर का 10 एलिमेंट हैं तो उनके लेके कोई जजमेंट होगा इन्वेस्टिगेटर का, उस जजमेंट के थ्रू क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा सैंपल। ठीक है, देखिए डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। सीधे बोल रहा है कि इस मेथड के अंदर जो सैंपल चुने जाएंगे वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे। इन्वेस्टिगेटर कैसे जज करता है उनको, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करेगा, तो डिपेंड होगा क्या, जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, नेक्स्ट कोटा सैंपलिंग। अब पता लग रहा है जैसे कि कोटा आ गया कहीं पे, है ना, कोटा का वर्ड समझते हो गए, किसी जैसे स्पोर्ट्स कोटा लगाना, एडमिशन लेते टाइम स्पोर्ट्स कोटा लग जाता है कई बार, तो क्या एक तरीका करेक्टरिस्टिक है ना, तो करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो वो किसके अंडर आ जाएगी, कोटा सैंपलिंग। अब देखो कोटा सैंपलिंग की डेफिनेशन, अंडर दिस मेथड द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। इनको अलग कर दिया गया है, जैसे मैंने भी बताया ना स्पोर्ट्स कोटा, तो अब स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें स्पोर्ट्स वालों को अलग कर दोगे, ठीक है, और जो नॉन स्पोर्ट्स वाले उनको अलग कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो कोटा के अंदर क्या होता है, जो आपका आइटम्स हैं या यूनिट है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड देन अ कोटा
या नंबर ऑफ आइटम्स। कोटा किसको बोला जाता है? जिस ग्रुप को आपने अलग कर दिया तो उन नंबर ऑफ आइटम्स को कोटा बोला जाता है। टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप इज फिक्स्ड। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने ग्रुप डिवाइड कर दिए तो उसमें से कितने, हर ग्रुप में से कितने एक एक बंदा सेलेक्ट करना है या दो दो करना है, ये फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये सैम्पलिंग तो ही नहीं जब आपने फिक्स्ड ही कर दिया कि हर ग्रुप से लेना ही है ना। तो ये हो गया आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग का कोटा सैम्पलिंग मेथड। और लास्ट आपका मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस मतलब भाई जो आपका इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको भी सिलेक्ट कर ले, यानी उसको जो अच्छा लग रहा है या जो काम उसको आसान लग रहा है उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल चांस नहीं होंगे सेलेक्ट होने के किसी भी आइटम के, तो वो भी क्या होगा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग। देखो, अंडर दिस मेथड व्हाइल सेलेक्टिंग द सैंपल यूनिट्स द इन्वेस्टिगेटर प्रेफर हिज कन्वीनियंस। वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करेगा। अब वो कन्वीनियंस कुछ भी हो सकती है, वो आगे के 4 बंदों को उठा ले या पीछे के 4 बंदों को उठा ले, एक एक करके छोड़ के एक एक उठा ले, तो ये कन्वीनियंस है उसके खुद के, यानी कि उसको जैसा लगे वो वैसा उठा ले। तो इसे भी बोलेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, स्मॉल टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर्वे क्या होता है, सीधे समझा जाए, सर्वे क्या होता है? सर्वे इज अ प्रोसेस इन विच वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। सर्वे क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किससे? रिस्पॉन्डेंट से। ठीक है, और कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर करता है या न्यूमरेटर करता है, कोई भी कर सकता है। इट इज द वे टू कलेक्टेड डाटा। अब मैंने इंफॉर्मेशन बोला था, यहाँ डाटा लिखा है। इट इज मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स। अब मैंने रिस्पॉन्डेंट बोला है, इंडिविजुअल लिखा है, सेंस वही है, वर्डिंग अलग से है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्या होगी? स्टैटिकल से मतलब हो गया कि यहाँ पे आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो, इसलिए स्टैटिकल। अब इन्वेस्टिगेशन बोलो या इंक्वायरी बोलो, यानी कि आप जाके क्या करोगे? पूछताछ करना। इन्वेस्टिगेशन करना या इंक्वायरी करने का मतलब है पूछताछ करना। तो इसमें क्या आएगा, मतलब ये समझ गए कि है क्या, आप सीधा सा है, आपको डाटा कलेक्ट करना है पूछताछ के थ्रू। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिकल इंक्वायरी। इट मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्टेड बाय यूजिंग स्टैटिकल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। बोला इसका मतलब यह है कि ये ऐसा मेथड यूज करना जिसके अंदर आप स्टैटिकल मेथड यूज कर रहे हो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। तो पूछताछ में अगर आप स्टैटिकल मेथड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो उसे बोलेंगे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन या स्टैटिकल इंक्वायरी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सेंसस सर्वे। सेंसस सर्वे क्या है? इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन। देखो, जहां भी वर्ड सेंसस आ जाता है ना, सेंसस का मतलब तो आपको पता ही होगा हिंदी में जनगणना जो होती है। तो जब जनगणना होती है अगर, तो एक फैमिली में अगर एक इन्वेस्टिगेटर आया है पूछने इन्फॉर्मेशन, तो हम फैमिली के हर एक बंदे से उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है। इसका मतलब हर एक यूनिट को इंक्लूड किया जाता है। तो जहां भी वर्ड सेंसस आ जाएगा, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर एक इन यूनिट को इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सेंसस सर्वे। तो पॉपुलेशन की हर यूनिट से इंफॉर्मेशन लेना, इट इज कॉल्ड सेंसस सर्वे। इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूड इन इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड के अंदर पॉपुलेशन की हर यूनिट क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट, सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या है? सैंपल के थ्रू जो सर, मतलब आप गए, आप मान लो एक फैमिली में 10 बंदे हैं, तो 10 बंदों से नहीं लोगे इन्फॉर्मेशन, उस फैमिली के हेड से ले लिया, क्योंकि फैमिली का हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एज अ सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है सबको। ठीक है, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिगेटेड। जैसे पूरे स्कूल में 15, मतलब पूरे स्कूल फैमिली में 10 बंदे थे, उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट किया, दूसरी फैमिली में से एक को किया, तो ये पूरे ग्रुप को एक प्रेजेंट कर रहा है, तो वो सैंपल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर आर सम एजेंसी। यहाँ कुछ एजेंसीज के नाम है जो आपको पढ़ने हैं, बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे हैं। ये क्या करती हैं? कलेक्ट करती है, क्या? टेबुलेट फॉर्म में डाटा या स्टैटिकल फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करती है। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, और कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। इनके बारे में पढ़ना, इनकी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। कई बार आपको आगे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है,
सम ऑफ द एजेंसीज एट द नेशनल लेवल आर, जो नेशनल लेवल की एजेंसी है वो है सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में NSSO कहा जाता है। तीसरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, शॉर्ट में CSO कहा जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, RGI कहा जाता है। डायरेक्ट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिक्स, जिसको DGCIS शॉर्ट में कहा जाता है। और लेबर ब्यूरो, जिस एक्सेट्रा, ये एजेंसीज हैं, ये आपके सिलेबस में, इसलिए इन एजेंसीज के नाम बता दिए, इन एजेंसीज के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है ये? सेंसस ऑफ इंडिया या फिर नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस है क्या? द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब, देखो सेंसस मैंने बताया वहाँ यूज होता है जहाँ पे हर एक यूनिट को इंक्लूड किया जाता है, और आगे यूज हो रहा है क्या? इंडिया। तो इंडिया की हर एक यूनिट यानी हर एक पर्सन का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा? एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वही लिख रहा है। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मोस्ट कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड। सेंसस ऑफ इंडिया आपको रिकॉर्ड देता है, एक पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड और डेमोग्राफिक रिकॉर्ड देता है, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। द NSSO वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट, और NSSO ये जो आपके एजेंसी है NSSO, इसको किसने एस्टेब्लिश किया है? गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है। टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज। बोला कि जो NSSO है ये किसके लिए डाटा कलेक्ट करती है, काम करती है? सोशियो इकोनॉमिक इशूज़ पे। लाइक कैसे इशूज़ होते हैं? ये होते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। क्योंकि सारे टॉपिक क्या हैं? ये आपके सोशल इकोनॉमिक टॉपिक हैं, इसलिए इन सबको जो डाटा कलेक्ट करती है, तो पूछा जाएगा ना अगर NSSO क्या काम करती है, तो NSSO क्या करती है? NSSO आपके सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे डाटा कलेक्ट करती है, सर्वे करती है। उसके बाद द डाटा कलेक्टेड बाय NSSO सर्वे आर रिलीज्ड थ्रू रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। बोल रहा है कि जो आपके NSSO डाटा कलेक्ट करते हैं इसको पब्लिश किया जाता है या तो रिपोर्ट्स के थ्रू या फिर इनके क्वार्टरली एक जर्नल सर्वेक्षण होता है उसके थ्रू किया जाता है रिलीज, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब हो गया आपका 3-3 महीने पे। चलिए, आपके कलेक्शन ऑफ डाटा के टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू आर स्टडी विद आवर चैनल, तो इसका मतलब आपको डाउट तो कन्फर्म आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्या करिए एक पेन पेपर लीजिए और उन पेन पेपर के साथ आपके पेन को यूज़ करिए और क्वेश्चंस को लिखना शुरू करिए, क्योंकि आप भूल सकते हैं ना कुछ क्वेश्चन माइंड में। अगर आप 10 डाउट हो गए तो 10 के 10 याद नहीं रहेंगे, तो एक जगह लिख लीजिए। फिर आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाइए और उस वेबसाइट में आपको एक कॉलम दिया गया है अलग से, आस्क माई क्वेश्चन कॉलम। उसमें आपके डाउट पूछिए, वहाँ पर आपके डाउट बाकी स्टूडेंट्स भी क्लियर कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, या हमारे एक्सपर्ट करेंगे। और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप वीडियो में कमेंट में बता दीजिए कि हमारा ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, आप हमें अलग से इस टॉपिक के बारे में वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और अगर आप डाउट पूछते हैं तो आप उसके बदले में पॉइंट्स भी या रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको हम ये 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही मुफ्त शिक्षा है, हम 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे चैनल पर 100+ सब्जेक्ट पढ़ाएं, ठीक है। ना कि सिर्फ पढ़ाएं, और आपके साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाएंगे, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन भी कराएंगे। ऐसा नहीं होगा सिलेबस खत्म हो गया हम गायब, नहीं, आपके साथ मिलकर आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। और अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ठीक है, टेलीग्राम, लिंक्डइन, और अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पे भी। ऐसे ही बनता है ना व्हाट्सएप का सिंबल, चलो जैसे भी बनता है व्हाट्सएप पे भी हैं। और आप हमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं हमारा डोमेन नेम muftmuf.dot.shikshs शिक्षा, ये हमारा डोमेन नेम है। आप इसको सर्च करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुशियाँ फैलाते रहिए। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपके साथ था, आपके साथ हूँ, आपके साथ बना रहूँगा, यानी कि प्रीवियस सेशन में था, अब हूँ और आगे भी बना रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।